सो नाउ ध्यान से सुनना, एक एक टर्म जो मैं यूज़ करूँगा वो की टर्म होने वाली है, ठीक है? तो मतलब कि ध्यान से सुनना है, और जो टर्म्स यहाँ पर लिखी हैं, जितना शॉर्ट में अभी ये लिखा है, दिस इज़ लाइक द बेयर बेयर मिनिमम। ये एक एक वर्ड जो यहाँ पर है, ये आपके आंसर में होना चाहिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पर, मतलब क्वेश्चन आए। इंडिविजुअल डिफरेंस पर क्वेश्चन है तो ये लाइन वहाँ आएगी ही आएगी। सिचुएशनिज़्म पर क्वेश्चन है तो मिनिमम ये लाइन वहाँ होनी ही चाहिए। असेसमेंट में है तो ये सब चीज़ें, एंड सो ऑन, ठीक है? समझ आ रही है बात? इसके बाद एडिशनल अपनी तरफ से जो आपने लिखना है वो अच्छी बात है, बट ये बेयर मिनिमम है, ठीक है? सो नाउ चैप्टर 1, वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। चैप्टर बात करता है वेरिएशंस की, कि कैसे हम लोग एक दूसरे से अलग-अलग होते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे मेनली। सो इसीलिए सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में आता है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक ऐसा फिनोमिना है जो पूरे नेचर पर लागू होता है। फूल, पत्तियाँ, पेड़-पौधे सब कुछ अलग-अलग तरीके के हैं दिखने में, अपने फीचर्स में। हाँ, तुलसी अलग तरीके का काम करती है, कोई और पत्ता है, कोई जड़ी-बूटी वो अलग तरीके का काम करती है, एंड सो ऑन, राइट? तो ऐसे ही हम इंसान भी अपने फीचर्स में, यानी कि अंदर से, यानी कि साइकोलॉजिकली और फिज़िकली, यानी कि दिखने में एक-दूसरे से अलग-अलग होते हैं, और बिहेव भी अलग-अलग तरीके से करते हैं। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक ऐसा फैक्ट हमें बताता है कि हम सब लोग एक-दूसरे से अलग-अलग होते हैं 3 बेसिस पर। एक हमारी फिज़िकल अपीयरेंस के हिसाब से, फिज़िकल एट्रिब्यूट्स के हिसाब से, दूसरा हमारी साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट्स के हिसाब से, और तीसरा हमारे बिहेवियर्स के हिसाब से। साइकोलॉजिकल और फिजिकल एट्रीब्यूट्स को एक साथ हम हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स 2 तरीके के होते हैं, एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और एक साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स। हाँ, तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियरल पैटर्न्स के हिसाब से हम लोग एक-दूसरे से अलग-अलग होते हैं, ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस ने हमें बताया। दूसरा टॉपिक सिचुएशनिज्म। सिचुएशनिज्म में हमने ये समझा था कि हमारा बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर डिपेंडेंट होता है सिचुएशनल फैक्टर्स पर। यानी कि हम अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही बिहेव करते हैं। जैसी सिचुएशन होगी वैसा ही हमारा बिहेवियर होगा। मतलब सिचुएशनल फैक्टर्स हमारे बिहेवियर को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। एक बंदा बहुत अग्रेसिव है, बहुत गुस्से में रहता है, घर पर अपने सबको डांटता रहता है, आसपास परिवार में अपना दबदबा बना के रखता है, बट वही सेम इंसान अपने बॉस के सामने बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जी सर, हाँ जी सर, जो भी आप कहो। तो ये क्यों है? क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ऐसा बिहेव नहीं करेगा, तो फिर उसको शायद रेज़िग्नेशन लेटर हाथ में मिल सकता है, बॉस कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसकी सिचुएशन इन शॉर्ट मतलब उस तरीके की है, इसलिए वो वैसा बिहेव कर रहा है। देन असेसमेंट। असेसमेंट अगला टॉपिक था। असेसमेंट में हमने ये समझा कि कैसे हम चीज़ों को असेस कर सकते हैं, बट बिफोर गोइंग टू असेसमेंट हमें ये पता होना चाहिए किस चीज़ की असेसमेंट की बात कर रहे हैं। असेसमेंट का मतलब होता है चेक करना, टेस्ट करना किसी चीज़ को। तो किस चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं पहले उसे समझते हैं। पहले हमने समझा था साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट्स। तो साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट होते क्या हैं? साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट का सिंपल मतलब होता है हमारी मेंटल क्वालिटीज़। जैसे फिज़िकल क्वालिटीज़ होती हैं कि हम दिखने में कैसे हैं, बाल कैसे हैं, किस रंग के हैं, हमारी बॉडी का कलर क्या है, स्किन कलर क्या है, हाइट कितनी है, वेट कितना है। ऐसे ही साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं कि भाई तेरी इंटेलिजेंस कितनी है, भाई तेरी पर्सनैलिटी कैसी है, तू गुस्से वाला है या नहीं है, तेरे को जल्दी गुस्सा आता है, नहीं गुस्सा आता। मतलब कि मेंटली एक इंसान कैसा है, वो उसकी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हमारी मेंटल क्वालिटीज़ वी कैन से। जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल होती है। कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल होने का मतलब कि इसका कोई एक एरिया नहीं है। जैसे कि हाइट अगर किसी की नापनी है तो एक ही है कि हाँ भाई इतने सेंटीमीटर या इतने व्हाटएवर, वेट मतलब इतना वज़न, सिंपल है। ये सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल है, इसकी बहुत सारे डायमेंशन हैं। इंटेलिजेंस किसी की बात करोगे तो इंटेलिजेंस एक मायने में कुछ और है, दूसरे मायने में कुछ और है। किसी के अंदर स्पेशियल इंटेलिजेंस हो सकती है, किसी के अंदर म्यूज़िकल इंटेलिजेंस हो सकती है, किसी के अंदर बॉडीली काइनेस्थेटिक हो सकती है। बॉडीली काइनेस्थेटिक वाली ज़्यादा है और दूसरी वाली कोई कम है। तो मल्टी डायमेंशनल ऐसी पर्सनैलिटी, वैल्यूज़, किसी चीज़ के लिए कुछ और हैं, किसी के लिए कुछ और हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये मल्टी डायमेंशनल और कॉम्प्लेक्स होते हैं साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट्स। नाउ 5 तरीके के साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट्स हमने पढ़े। पहला इंटेलिजेंस, दूसरा एप्टीट्यूड, तीसरा पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट और देन वैल्यूज़। इंटेलिजेंस आगे पूरा टॉपिक पे हमने बात ही करनी है, डिटेल टॉपिक है। बट स्टिल एक हमारी ऐसी एबिलिटी, एक मेंटल एबिलिटी हमारी जिसकी वजह से हम अपनी डे टू डे लाइफ के काम कर पाते हैं, कोई भी मेंटल टास्क कर पाते हैं, उसके पीछे एबिलिटी लगती है इंटेलिजेंस। देन एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड हमारा पोटेंशियल है किसी भी काम को करने का, किसी भी स्किल को एक्वायर करने का, किसी भी काम को मतलब करने का पोटेंशियल है, कैपेसिटी। बंदर के अंदर पेड़ पे चढ़ने का एप्टीट्यूड है, उसकी कैपेसिटी है।
वो मछली जितना अच्छा नहीं तैर सकता, एंड वाइस वर्सा। देन पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी मतलब हमारे एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें दूसरों से अलग बनाते हैं, हमारे ऐसे फीचर्स, हमारी ऐसे एट्रीब्यूट्स, करेक्टली मतलब सेम ही वर्ड है ये सारे। तो एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि रिलेटिवली स्टेबल रहते हैं और हमें बाकियों से अलग बनाते हैं। देन हमारे इंटरेस्ट्स, इंटरेस्ट्स का मतलब कि हमारी प्रेफरेंसेस किसी चीज़ को लेकर, कि हम इस चीज़ को प्रेफर करते हैं इससे ज़्यादा, वो हमारे इंटरेस्ट को शो करते हैं। सो प्रेफरेंसेस। वैल्यूज़, वैल्यूज़ का मतलब होता है हमारे एंड्योरिंग बिलीव्स, यानी कि कुछ ऐसे बिलीव्स हमारे जो अब हमारी लाइफ का एक तरीके से कोर बन चुके हैं, हमारी लाइफ के लिए स्टैंडर्ड्स की तरह वो बिलीव्स काम करते हैं। उनको हम अपनी वैल्यूज़ कहते हैं, जो हमें सही गलत के बीच ज़्यादातर चांसेस में सही गलत के बीच में फ़र्क भी बताती हैं। इसको मॉरल्स भी आप कह सकते हो। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने इस चैप्टर में पढ़े। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, बट ये मेजर 5 हमें बताए गए हैं। अब इन पाँचों को असेस करने के लिए जिस मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं वो मतलब वो होता है असेसमेंट। इन पाँचों को अगर आपने जानना है तो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? असेसमेंट करना पड़ेगा। असेसमेंट मतलब साइकोलॉजिकल असेसमेंट, इसका मतलब एक स्टैंडर्डाइज्ड और ऑब्जेक्टिव तरीके से किसी की इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड वगैरह इन सब चीज़ों को जानना, ये असेसमेंट होता है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग एनी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। किसी के भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को जानना है, सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो है असेसमेंट। असेसमेंट स्टैंडर्डाइज मतलब कि इसके अंदर कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ये किसी भी अरे गहरे गली के चाचा ने नहीं बना दिया है, ये स्टैंडर्डाइज्ड है, वर्ल्ड वाइड माना जाता है, नॉर्म्स है इसमें, रिलायबल है। ऑब्जेक्टिव मतलब सबके लिए सेम है। आप अपनी मम्मी पर कोई टेस्ट करने जा रहे हो और अपने किसी दुश्मन पर टेस्ट करने जा रहे हो, तो तरीका सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा। 2 तरीके के हो सकते हैं, फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। इनफॉर्मल की बात साइकोलॉजिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनफॉर्मल मतलब कि किसी को जज कर देना, भाई ये दिखने में ऐसा है या ये ऐसा मुझे लग रहा है तो इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, ऐसा नहीं होता है। फॉर्मल असेसमेंट मतलब कि भई जो मेथड्स हैं हमारे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, इन मेथड्स का इस्तेमाल करके जब हम किसी की पर्सनैलिटी को चेक करते हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट करते हैं फॉलो, उस असेसमेंट को फॉर्मल असेसमेंट कहते हैं। ये जो स्टैंडर्डाइज्ड और ऑब्जेक्टिव है, ये फॉर्मल असेसमेंट के ही फीचर्स हैं। नाउ मेथड्स, सबसे पहला मेथड होता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मतलब क्या? कोई भी टेस्ट उठा लो, सारे टेस्ट मतलब जो साइकोलॉजी में है, अगर आप किसी भी एक टेस्ट को उठाकर उसको सही तरीके से किसी पर कंडक्ट कर रहे हो, दैट इज नोन एज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। आरएसपीएम किसी पर कर रहे हो इसकी इंटेलिजेंस जानने के लिए, दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट एक स्टैंडर्डाइज और ऑब्जेक्टिव मेजर है किसी का कोई भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट जानने के लिए। देन इंटरव्यू, इंटरव्यू मतलब कि वन ऑन वन बेसिस पे जो चीज़ होती है, जिसमें हम इंटरव्यू इन्फॉर्मेशन को सीख करते हैं एक दूसरे से। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप उसके जवाब दोगे, तो बेसिकली इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है। स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड दोनों तरीके का इंटरव्यू हो सकता है। देन केस स्टडी, केस स्टडी का मतलब कि इन डेप्थ स्टडी करते हो आप किसी एक सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट मतलब कोई इंसान, उसकी आप इन डेप्थ स्टडी कर रहे हो। उसको बचपन में वो भाई जब पैदा हुआ था तो कितना वजन था उसका, मम्मी पापा के साथ उसका कैसा रिलेशन है, अच्छा उसकी इंटेलिजेंस कैसी है, बाय यूजिंग साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, बाय यूजिंग इंटरव्यू। आप उसके मम्मी पापा से बात करोगे, उसको उनके बारे में पूछोगे। देन उसका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, वैल्यूज़ क्या है, उसकी एप्टीट्यूड क्या है, ये सारी चीज़ें अलग अलग, कोई डिसऑर्डर है या नहीं है, मेंटल हेल्थ कैसी है उसकी, ये सारी चीज़ें आप चेक करते हो और लिखते हो, अपनी ऑब्जर्वेशन देन आप लिखते हो। तो केस स्टडी बहुत बड़ा मेथड है जिसके अंदर बाकी सारे मेथड्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो किसी इंसान को डिटेल में जानना इज केस स्टडी। देन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब कि आप जब किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, सिंपली ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, सिंपल ऑब्जर्वेशन की नहीं, जिसमें कि हम स्पेसिफिक चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो हमारा सेंटर ऑफ इंटरेस्ट है, जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। तो सिलेक्शन होता है पहले कि किस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, देन रिकॉर्ड करते हो, उसको लिखते हो मतलब अपनी भाषा में, एंड देन उसे एनालाइज करते हो, दिस इज ऑब्जर्वेशन। देन सेल्फ रिपोर्ट, सेल्फ रिपोर्ट का मतलब कि आप जब किसी से उसके ही बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछ रहे हो। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपको अगर मैं अपने फ्रेंड से उठाकर अलग बिठा दूं तो आपको कैसा फील होगा, अगर आपको अपनी फैमिली से अलग रहना पड़े तो आपको कैसा फील होगा, आप खुद को कैसा रेट करते हो कि क्या आप हैप्पी गो लकी टाइप पर्सन हो या फिर डिप्रेस्ड तरीके के इंसान हो। ऐसे सवाल अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दिस इज केस स्टडी, सॉरी सेल्फ रिपोर्ट। और सेल्फ रिपोर्ट मतलब किसी भी तरीके से जब मुझे आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हर उस चीज़ को मैं सेल्फ रिपोर्ट बोल सकता हूँ। चाहे आपने अपनी डायरी में अपने बारे में कुछ लिख के रखा हो, तो वो भी सेल्फ रिपोर्ट है। सो यहाँ तक ये हमने टॉपिक अभी समझ लिए
इंडिविजुअल डिफरेंस, सिचुएशनिज्म, असेसमेंट, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। नाउ अगला टॉपिक जो कि डिटेल में जिस बारे में हम बात करेंगे अभी, वो उसका एक शॉर्ट रिव्यू, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है, इसके लिए 3 डिफाइंस हैं जो कि आपको याद करनी है। 3 डिफाइन मतलब कि इसलिए अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 डिफाइन लिख दो कि काम चल जाएगा। अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया, बड़े नंबर का क्वेश्चन, तो तीनों डिफाइंस ये ज़रूरी हैं। एल्बर्ट बिने की डिफाइन, देन बैचलर की जो डिफाइन थी, और जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डिफाइन है। ये तीनों डिफाइन इंटेलिजेंस की आपको पता होनी चाहिए इन शॉर्ट। देन इंटेलिजेंस की 2 अप्रोचेस हैं, साइकोमेट्रिक अप्रोच और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। साइकोमेट्रिक अप्रोच को हम स्ट्रक्चरल अप्रोच भी कहते हैं क्योंकि इट फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को हम फंक्शनल अप्रोच कहते हैं बिकॉज इट फोकसेस ऑन द फंक्शंस ऑफ इंटेलिजेंस। इस पे आगे बात करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचर एंड नर्चर। नेचर और नर्चर में हमने ये समझा था कि कैसे इंटेलिजेंस एक इंसान के अंदर डिसाइड होती है। हम पैदा हुए तो उसके बाद भाई कैसे पता चला कि अब मैं इंटेलिजेंट होऊंगा या मैं डल होऊंगा, ये दोनों पर ही डिपेंड करता है। तो इसको लिखना कैसे अब, तो उसी तरीके से इन नोट्स में मैंने लिखा, इसको ध्यान से देखो। हेरिडिटी को सपोर्ट किया, मतलब कि हेरिडिटरी इन्फ्लुएंसेस को सपोर्ट किया 2 स्टडीज ने। सबसे पहली स्टडी जो ट्विन वाली जो आपने पढ़ी है, वो नंबर इसमें 0.9 को रिलेट, देन 0.72 एंड सो ऑन ऐसे करके, वो ट्विन वाली स्टडी है। ट्विन वाली स्टडी ने शो किया कि देखो कैसे 0.9 तक कोरिलेट कर गई 2 बच्चों के इंटेलिजेंस। हालांकि 2 अलग अलग बच्चे हैं, पर उनके क्योंकि जीन्स सिमिलर थे, क्योंकि वो ट्विन्स थे, तो जीन्स जितने ज़्यादा सिमिलर उतनी ज़्यादा सिमिलर इंटेलिजेंस हो गई। तो इससे ये पता चल गया कि भाई हेरिडिटी का इन्फ्लुएंस है। फिर वो जैसे जैसे अलग अलग भी पलते गए, तब भी क्योंकि सिबलिंग भी थे, तो कम से कम सेम मतलब उसके बेटे हैं, सेम मम्मी पापा के बच्चे हैं, तो इसलिए जीन्स का कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। तब भी वो सिबलिंग में भी और अलग अलग पाले गए, तब भी कुछ परसेंट इंटेलिजेंस सेम रही। तो इससे ये पता चला कि हेरिडिटी का कुछ ना कुछ तो रोल है। दूसरा अडॉप्टिव चिल्ड्रन पर भी स्टडी हुई थी, उसमें भी ये पाया गया कि ज़्यादातर इंटेलिजेंस सिमिलर रहती है बायोलॉजिकल पेरेंट्स से। बट देन दूसरी स्टडी हुई और उसने एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस को भी सपोर्ट किया, और उस स्टडी में हमने ये पढ़ा, इस स्टडी की ही कंटिन्यूएशन में वो स्टडी थी कि बट जब बच्चे फिर बड़े होते हैं एज में, बचपन में तो बायोलॉजिकल मम्मी पापा जैसे उनकी इंटेलिजेंस ज़्यादा रहती है, बट जैसे जैसे वो बड़े होते हैं एज में, वैसे वैसे उनकी इंटेलिजेंस उनके अडॉप्टिव पेरेंट्स जैसी होने लग जाती है। और इसमें ये भी पता चला कि अगर बच्चों को हम अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, अच्छी स्कूलिंग, अच्छा माहौल, पॉजिटिव पेरेंटिंग वगैरह, तो उनकी इंटेलिजेंस बढ़ सकती है। और अगर बुरा एनवायरनमेंट होगा तो उनकी इंटेलिजेंस कम हो सकती है। इस तरीके से दोनों को अलग अलग तरीके से सपोर्ट करके आप आंसर को लिख सकते हो। और फाइनल कंक्लूजन क्या लिखना है, एज आई ऑलवेज टोल्ड यू, फाइनल कंक्लूजन में आएगा वो ब्रैकेट वाला पॉइंट कि जीन्स क्या करती हैं, जीन्स एक रेंज सेट कर देती है कि भाई देख 90 से लेकर 90 से लेकर 95 तक तेरी इंटेलिजेंस भाई रह सकती है। अब 90 की तरफ को जाती है, 95 की तरफ को जाती है, ये कौन डिसाइड करवाएगा, हमारा एनवायरनमेंट। और ये रेंज ब्रैकेट सेट कर दिया जीन्स ने। सो इस तरीके से साइकोलॉजिस्ट ने समझा है नेचर और नर्चर के रोल को इन कॉन्टेक्स्ट टू इंटेलिजेंस। देन अगला टॉपिक असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, जिसके अंदर सिंपल कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमने समझी थी। 1908 में एल्बर्ट बिने और थियोडोर साइमन, इन दोनों ने मिलकर हमें मेंटल एज का कॉन्सेप्ट दिया था कि भाई मेंटल एज एक चीज़ होती है। क्या होती है उसकी डेफिनेशन है, मेजर ऑफ अ पर्सन्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटिव टू द पीपल ऑफ दैट एज ग्रुप। यानी कि अगर मैं एक 18 साल के बच्चे की मेंटल एज निकालना चाह रहा हूं, तो मैं देखूंगा कि उसकी मेंटल डेवलपमेंट मतलब कितनी हुई है। बाकी जो 18 साल के बच्चे हैं, जितना उनका दिमाग डेवलप हो गया है, क्या इस बच्चे का भी उतना दिमाग डेवलप हो गया है? ये है मेंटल एज, मेजर ऑफ पर्सन्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट रिलेटिव टू द पीपल ऑफ दैट एज ग्रुप। कि बाकी लोग जो आप तुम्हारी एज के हैं, क्या उनके जितना ही विकसित तुम्हारा भी दिमाग है? दिस इज मेंटल एज। देन 1912 में विलियम स्टर्न ने इनके कॉन्सेप्ट को उठाया और अपना एक अलग कॉन्सेप्ट दे दिया, जिसको कि आज हम पॉपुलरली जानते हैं आईक्यू के नाम से, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। आईक्यू का फॉर्मूला विलियम स्टर्न ने दे दिया MA/CA मल्टीप्लाइड बाय 100। अब अगर आईक्यू की डेफिनेशन लिखनी है तो यही लिखोगे। विलियम स्टर्न ने कहा आईक्यू इज द मतलब मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। ये विलियम स्टर्न की आईक्यू की डेफिनेशन हो गई। 1912 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट हमें दे दिया। यस, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज नॉर्मल कर्व। नाउ नॉर्मल कर्व में हमने ये समझना होता है कि नॉर्मल कर्व एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव है जो कि हमारी टोटल पॉपुलेशन के
आईक्यू को बताता है कि कितने परसेंट लोग कितने आईक्यू को रखते हैं। और इसमें हमें ये पता चलता है कि ज़्यादातर लोग मिडल में फॉल करते हैं, यानी कि नॉर्मल कर्व एक तरीके से हमें एवरेज आईक्यू भी देता है, जो कि है अराउंड 100। अराउंड 100 को हम एवरेज आईक्यू बोलते हैं, और ज़्यादातर लोग टोटल पॉपुलेशन के ज़्यादातर लोग इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसीलिए ही ये एक बेल की शेप को बना देता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग उस कैटेगरी में, तो वो हिस्सा वहाँ से ऊँचा हो जाता है, बाकी के हिस्सा साइडों का नीचे हो जाता है। तो वो एक तरीके से कुछ ऐसी सी फिगर बना देता है। तो वी से कि भाई ये बेल जैसी एक शेप बन जाती है, इसलिए इसका दूसरा नाम बेल शेप्ड कर्व भी है। नाउ इसके दो एक्सट्रीम एंड्स हैं। एक होता है इसका एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड और एक होती है इसकी एक्सट्रीम राइट हैंड साइड। इसकी एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरीके के लोग आते हैं जिनका कि आईक्यू 70 से भी नीचे है, और एक तरफ राइट साइड पे ऐसे लोग आते हैं जिनका आईक्यू 130 से भी ज़्यादा होता है। तो ये टॉपिक कहीं न कहीं पहले टॉपिक को याद दिलवा देता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि कितने लोग एक दूसरे से कितने ज़्यादा अलग होते हैं। एक तरफ ऐसे लोग जो 70 से भी कम आईक्यू, और कुछ ऐसे भी जिनका 25-20 से भी कम हो जाता है। तो मतलब कि अपनी नॉर्मल लाइफ़ को भी हैंडल करने में कई बार असमर्थ हो जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा इस लेवल पे आ जाते हैं कि 25-20 से कम हो गया आईक्यू। देन 130 से अबव वाले हर काम में अच्छे हैं। सो नाउ पहले बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी की। इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसको एएएमडी, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी, इस तरीके से डिफाइन करती है कि इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी का मतलब सिग्निफिकेंटली सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, यानी कि इन लोगों में 3 फीचर हमें पाए जाते हैं। सबसे पहले तो सिग्निफिकेंटली, यानी कि बहुत ज़्यादा सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग हो जाती है। सब मतलब बिलो। तो बहुत ज़्यादा कम इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग उनकी हो जाएगी। यानी कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग आम इंसान जो कर सकता है, उनसे बहुत ही कम लेवल की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग ये लोग कर पाते हैं, और डेफिसिट एडेप्टिव बिहेवियर शो करते हैं। डेफिसिट एडेप्टिव बिहेवियर मतलब कि एडेप्टिव बिहेवियर की कमी है। जैसे हम लोग अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर सकते हैं। कोविड आया तो हमने अडेप्ट कर लिया कि भाई चलो अब से नाक फुड़क के बाहर निकलेंगे, मास्क पहन के बाहर जाएंगे। बट ये लोग वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अडेप्टिव बिहेवियर की कमी ये लोग शो करते हैं। देन तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि ये जो डिसऑर्डर है ये आपके अंदर आ जाएगा डेवलपमेंटल पीरियड्स के अंदर अंदर ही। इसके बाद आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मतलब कि डेवलपमेंटल पीरियड्स का मतलब होता है 18 साल से कम का एज टाइम, चाइल्डहुड वाला मेनली वैसे फेज होता है, बट टिल 18 ईयर वी से डेवलपमेंटल पीरियड। तो 18 ईयर से पहले पहले ही ये किसी के अंदर डेवलप हो जाएगा जिसके अंदर होना होता है। इसकी 4 लेवल्स भी हैं, जैसे कोविड के लेवल थे कि भाई कम दिक्कत, ज़्यादा दिक्कत, माइल्ड, मॉडरेट, ऐसे करके, वैसे ही इसके भी लेवल हैं। माइल्ड कैटेगरी का इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है, मॉडरेट वाला ज़्यादा दिक्कत देगा, सीवियर वाला और ज़्यादा दिक्कत देगा, प्रोफाउंड वाला और ज़्यादा दिक्कत देगा। इनकी एक रेंज भी है, वो एनसीईआरटी से देख लेना, वो मतलब याद करनी पड़ेगी आपको। देन गिफ्टेड। गिफ्टेड लोग, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड लोग, ये वो लोग हैं जिनका आईक्यू 130 से ज़्यादा है। ये हाई परफॉर्मेंस शो करते हैं हर फील्ड में, मतलब ज़्यादातर फील्ड्स में। इनको हाथ में पेन दे दो तो ये अच्छे राइटर हैं, इनको बॉल दे दो तो ये अच्छे बॉलर हैं, बैट दे दो अच्छे बैट्समैन बन जाएंगे, फुटबॉल दे दो तो अच्छे ये फुटबॉलर भी बन सकते हैं, वहाँ पर स्ट्राइकर और डिफेंडर वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो मतलब इस तरीके से कुछ ये होते हैं लोग जो कि ज़्यादातर फील्ड्स में हाई परफॉर्मेंस को ही शो करते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने ये कहा कि टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अगर हम देखें, मतलब एक स्कूल वाले माहौल टाइप से अगर हम देखें, तो 3 एच ये लोग अपने अंदर पोजेस करते हैं। हाईली क्रिएटिव होते हैं लोग, हर काम को करने में क्रिएटिविटी अपनी शो करेंगे, हाई एबिलिटी पोजेस करेंगे अगेन इन मोस्ट ऑफ द फील्ड्स, हर फील्ड में हर तरीके के काम के लिए हाई एबिलिटी होगी इनके अंदर, और हाई कमिटमेंट शो करेंगे हर काम को करने के लिए। नाउ अनदर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ टेस्ट। कितने तरीके के टेस्ट हो सकते हैं, इंटेलिजेंस के टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। सो इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं कुछ इंटेलिजेंस के, कुछ ग्रुप टेस्ट होते हैं, कुछ वर्बल टेस्ट होते हैं, कुछ नॉन वर्बल। और सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं, वैसे हर तरीके की साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को जानने के लिए जो भी टेस्ट हैं, हर टेस्ट में ही ये कैटेगरी होती है, इनसे बल्कि ज़्यादा भी कैटेगरी होती है, बट यहाँ पर कुछ 3 ही कैटेगरी बताई गई हैं। इंडिविजुअल टेस्ट का मतलब ऐसे टेस्ट जो एक टाइम पर एक ही इंसान पे हो सकते हैं। ग्रुप टेस्ट का मतलब ऐसे टेस्ट जो एक साथ बहुत सारे लोगों पर किए जा सकते हैं। वर्बल टेस्ट मतलब ऐसे टेस्ट जिनके अंदर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है, लैंग्वेज यूज होती है कोई ना कोई, हिंदी, इंग्लिश, वटेवर, कोई भी रीजनल लैंग्वेज ऑल्सो कैन बी देयर। नॉन वर्बल टेस्ट का मतलब
कि कोई ऐसे टेस्ट जहाँ पर कि लैंग्वेज की कोई नीड ही नहीं है। यानी कि मैं आपसे कुछ इस तरीके से पूछूँ कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई तो अब यहाँ पर क्या आएगा? तो ऑब्वियसली यू कैन आंसर कि भई अच्छा डिवाइड आएगा। आपको लैंग्वेज की यूज़ करने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी, ईज़िली आपने इसका जवाब दे दिया बिना किसी लैंग्वेज की नीड के। देन परफॉर्मेंस टेस्ट का मतलब होता है जिसमें कि आपको कुछ एक्शन करना पड़े, कुछ मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स करनी पड़े। मैं आपको बोलूँ कि आपने कोई मेज़ सॉल्व करनी है, पज़ल मतलब कोई आपने कोई सॉल्व करनी है, समथिंग लाइक दैट। ये पेपर को उठा के यहाँ से वहाँ रखो, इसको ऐसे करके बनाओ, ये बना के दिखाओ, वो करके दिखाओ। दिस इज़ नोन एज़ परफॉर्मेंस टेस्ट। कुछ परफॉर्म कर रहे हो, कुछ एक्शन कर रहे हो, कुछ ऑब्जेक्ट्स को इधर से उधर कर रहे हो, दिस इज परफॉर्मेंस टेस्ट। देन कल्चरली फेयर और कल्चरली बायस टेस्ट। कल्चरली फेयर मतलब जो ऐसा टेस्ट है जो किसी भी कल्चर का इंसान दे सकता है। कल्चरली बायस मतलब ऐसा टेस्ट जो किसी स्पेसिफिक तरीके के कल्चर के लोगों के लिए ही बना है। देन अगला टॉपिक टेस्टिंग इन इंडिया था। टेस्टिंग इन इंडिया मतलब ये पढ़ लेना आपकी एनसीईआरटी में बेसिक से कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं कि भाई किस तरीके से डेवलप हुआ टेस्टिंग, किसने किस टेस्ट को कन्वर्ट किया। छोटा सा पैराग्राफ है पेज नंबर 15 दैट यू कैन रीड। जस्ट वो एक रीडिंग वाला ही बात है मतलब उसमें। देन अगला टॉपिक आता है कल्चर एंड इंटेलिजेंस। तो अब कल्चर हमारी इंटेलिजेंस को भी इम्पैक्ट करता है। कल्चर का रोल बहुत है, बहुत बड़ा रोल है, हर किसी चीज़ को वो इम्पैक्ट करता है, तो ऑब्वियसली इंटेलिजेंस को भी करेगा। इंटेलिजेंस को देखने का नज़रिया बदल देता है हमारा कल्चर। वेस्टर्न नोशन के हिसाब से अगर हम देखें, वेस्टर्न आइडियोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें, तो वो इंटेलिजेंस को कैसे देखते हैं, उसकी उनके उस देखने के नज़रिए को हम नाम देते हैं टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। जैसे वो टेक्नोलॉजी को देखते हैं, कुछ इस तरीके से वो इंटेलिजेंस को देखते हैं। वो फोकस करते हैं ऑन द स्किल्स ऑफ अटेंशन, परफॉर्मेंस, स्पीड, किसी काम को करने की, जल्दी-जल्दी काम करो, अटेंशन कितनी जल्दी बंदा कितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर दे सकता है, परफॉर्मेंस कितनी जल्दी-जल्दी वो अच्छी कर सकता है, अचीवमेंट ओरिएंटेशन उसके अंदर है या नहीं है, प्लस मोर कॉग्निटिव टास्क्स। दिमाग लेवल के जितने भी टास्क हैं, कॉग्निटिव टास्क, सिर्फ उस पे फोकस है वेस्टर्न नोशन का। सो दिस इज व्हाट वेस्टर्न पीपल थिंक अबाउट इंटेलिजेंस कि किसी में ये सारी चीजें हैं तो हम उसे इंटेलिजेंट घोषित कर देंगे। बट नाउ इंडियन नोशन क्या है जो कि बुद्धि के स्टैंड पॉइंट पर स्टैंड करता है। मतलब बुद्धि एक वर्ड है जो इंडिया में हम यूज करते हैं फॉर रेफरिंग टू एज इंटेलिजेंस, जो कि बहुत वेग है, बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा कैपेसिटी है इस वर्ड की फ्रॉम द वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू इन कंपैरिजन टू द वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू। सो बुद्धि, द कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धि और द इंटेग्रल इंटेलिजेंस विच इज द नोशन ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस, उसके अंदर चार मेजर कंपोनेंट आते हैं, सिर्फ एक नहीं। जैसे कि उसमें एक ही कंपोनेंट था वेस्टर्न में सिर्फ कॉग्निटिव, यहां पर कॉग्निटिव सिर्फ एक पार्ट है, एक चौथाई हिस्सा है कॉग्निटिव। ये सारी स्किल ऑफ अटेंशन, ये वो दिमाग रटना, ये सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग, सब कुछ सिर्फ एक चौथाई हिस्सा है हमारे हिसाब से इंटेलिजेंस का। इंडिया में हम कहते हैं कि भाई इसके साथ साथ आपके अंदर सोशल स्किल भी होनी चाहिए, सोशल कॉम्पिटेंस भी होना चाहिए, सोसाइटी में डीलिंग करनी आती है, लोगों से बातचीत करनी आती है नहीं आती, इमोशनल कॉम्पिटेंस भी होना चाहिए, अपने इमोशन को समझते हो, दूसरों के इमोशन को समझते हो, मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस भी इवन यहाँ पे इंक्लूड हो गई। देन एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंस, काम काज करना आता है, धंधा करना आता है कुछ, मतलब कि कमिटेड रह सकते हो किसी काम को करने के लिए, हार्ड वर्किंग हो या नहीं हो, ये सब स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए। ये चारों चीजें एक साथ है, देन आपको इंटेलिजेंट कहेंगे हम अकॉर्डिंग टू द इंडियन नोशन। तो इस तरीके से कल्चर ने इम्पैक्ट डाल दिया इंटेलिजेंस को देखने के नजरिए पर। इसके बाद अगला टॉपिक आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। पहले इसी पर बात कर लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है कि इंटेलिजेंस का एक और मतलब एक रूप है ये इमोशनल इंटेलिजेंस, और लोगों को लगता है कि आईक्यू ही सब कुछ है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी एक फैक्ट है कि आईक्यू से ज्यादा जरूरी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस मानी जाती है, विच इज ईक्यू, इमोशनल कोशेंट और द इमोशनल इंटेलिजेंस इन शॉर्ट। सो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है एक ऐसी हमारी एबिलिटी जिसकी वजह से, जिसकी मदद से हम अपने और दूसरों के इमोशंस को समझ पाते हैं, मॉनिटर कर पाते हैं, मतलब देख पाते हैं, समझ पाते हैं। देन वी कैन डिस्क्रिमिनेट अमंग देम। डिस्क्रिमिनेट अमंग देम का मतलब कि परख कर पाते हो कि अच्छा भाई ये अच्छे इमोशन है, ये बुरे इमोशन है। अगर कोई खुश है तो वो अच्छा है, कोई दुखी है तो वो बुरा है। हम ये फर्क कर पा रहे हैं ना, हम ये समझ पा रहे हैं, ये भी इसी एबिलिटी की वजह से कर पा रहे हैं। देन वी कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन टू गाइड आवर एक्शंस एंड आवर थिंकिंग। यानी कि हम इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल भी इसी एबिलिटी की वजह से कर पाते हैं
कि हम अब उसको समझेंगे, अच्छा दूसरा पर्सन उदास है तो भाई मुझे कोई अच्छी बात करनी है ताकि वो खुश हो जाए। ये मैं इमोशनल इंटेलिजेंस की वजह से अपनी कर पा रहा हूँ। अगर मुझे पता है कि अगला बंदा उदास है, ऑलरेडी वो बहुत पेन में है, तो मैं उसे और ज़्यादा जाके पॉइंट आउट नहीं करूँगा, जैसे आजकल बच्चे करते हैं और बहुत गलत करते हैं। दूसरे को दुःख देना, ये इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। सो दिस इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। ये उसकी डिफाइन है, ये आपने याद करनी है। ऑल्सो द फैक्ट रिमेंबर कि ईक्यू इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ देन आईक्यू। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि हम इंसानों से घिरे हैं और इंसान इज इमोशंस का ही पुतला। तो इमोशन से ही इंसान है और इंसानों से ही हमें सारे काम होते हैं लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। इसलिए ईक्यू बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है। अपने इमोशन समझेंगे, दूसरों के समझेंगे, तभी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिविटी, मतलब होती क्या है। तो क्रिएटिविटी एक पैराग्राफ्स है, वो आप एनसीईआरटी से रीड कर सकते हो। बहुत बेसिक बातें हैं उसके अंदर, कुछ ऐसा स्पेसिफिक अलग से निकाल के नहीं है, की टर्म वगैरह अपनी भाषा में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बट जो मेन आइडिया है वो ये है, जो कि लिखना जरूरी है, द प्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू एंड यूनिक। क्रिएटिविटी मतलब कुछ भी, कोई फिजिकल चीज, कोई आइडिया, कोई नोशन, वट एवर, कुछ भी सर्विस, कोई भी चीज नई है और यूनिक है, उसकी जब प्रोडक्शन हो रही है या माइंड लेवल पर या इन फिजिकल वर्ल्ड, दैट इज नोन एज क्रिएटिविटी। और ये क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस से कैसे रिलेट करती है? तो क्रिएटिविटी की इंटेलिजेंस से कोई खासा लिंक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है साफ साफ कि भाई इंटेलिजेंस है तो आपके अंदर क्रिएटिविटी भी है, या क्रिएटिविटी है तो बहुत ज्यादा आप इंटेलिजेंट हो, ऐसा कुछ नहीं है। टर्मैन ने 1920 में ये अपनी स्टडीज से शो किया था कि कोई स्पेसिफिक लिंक या कोई रिलेशन तो नहीं है। बट ये भी देन हमें बाद में पता चला कि एक अच्छा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, यानी कि एक अगर किसी के अंदर है तो संभावना है कि दूसरी होने के चांस बढ़ जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर क्रिएटिविटी किसी के अंदर है तो इंटेलिजेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर क्रिएटिव काम को करने के लिए थोड़ा बहुत तो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी आपके अंदर होनी जरूरी ही है। सो वी कैन से कि इंटेलिजेंस इन इटसेल्फ डज नॉट एंश्योर क्रिएटिविटी, बट क्रिएटिविटी ensures a little of intelligence. Right? So this is all about the chapter number 1, basic topics. अब इसके अलावा क्या बच गया? हमारी मेजर थ्योरीज बच गई। ओके, अब जल्दी से ये भी कवर कर लेते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच को बाद में डिस्कस करेंगे, पहले साइकोमेट्रिक अप्रोच। साइकोमेट्रिक अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जो कि इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर पे बात करने वाली है। स्ट्रक्चर पे बात करने वाली का क्या मतलब बना कि अब ये हमें स्ट्रक्चर बताने वाली है इंटेलिजेंस का, मतलब कोई चीज बनी कैसे है। जैसे कि मैं आपको पूछूं कि खिचड़ी कैसे बनती है, खिचड़ी कैसे बनी है, तो आप बोलोगे अच्छा इसके अंदर चावल डले हैं, इसके अंदर ये वाली दाल डली है, इस मात्रा में डली है, वगैरह वगैरह। ये हो गया साइकोमेट्रिक अप्रोच का तरीका। एक साइकोमेट्रिक अप्रोच से आपने डिफाइन किया खिचड़ी को। वहीं अगर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच से डिफाइन करना होता खिचड़ी को, तो आप कैसे करते कि खिचड़ी खाने के ये फायदे हैं, खिचड़ी से ये होता है, आपको सेहत मतलब अच्छी होती है, हेल्दी है, आपके अंदर एनर्जी आएगी, ये प्रोटीन बढ़ेगा, विटामिन वगैरह वट एवर, मतलब जो भी कुछ होता है, आई डोंट नो, फैट है, गुड फैट है, एटसेट्रा। तो मतलब कि जब आपने फंक्शन एक्सप्लेन कर दिए उसके, वो हो गया इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, किसी चीज को एक्सप्लेन करने की। साइकोमेट्रिक अप्रोच होता है जब स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहे हो कि भाई चीज बनी कैसे है क्या चीज। नाउ साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर 5 थ्योरिस्ट आते हैं जिन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया है इंटेलिजेंस को, जिसपे अंदर सबसे पहले एल्फ्रेड बिने ने यूनिफैक्टर थ्योरी दी। यूनिफैक्टर थ्योरी का मतलब एक फैक्टर। इसने बोला भाई देख, इंटेलिजेंस एक ऐसी सी चीज है यार, मतलब ये एक है, एक फैक्टर है। अभी जो एक फैक्टर है इसके अंदर एक जैसे बहुत सी सिमिलर सी एबिलिटीज हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि ये एक चीज, जो गोल सी चीज मैंने बना दी इंटेलिजेंस, इसके अंदर एक जैसे बहुत सारे सिमिलर सी एबिलिटीज आती हैं। सो एक जैसी बहुत सारी सिमिलर एबिलिटीज से बनके, से मिलके एक चीज बनी है जिसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। फिर उसी एक चीज को हम इस्तेमाल करते हैं अपनी जिंदगी की सभी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए। सो इसके हिसाब से इंटेलिजेंस इज वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज। सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज है इंटेलिजेंस,
और उसी एक सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज को हम इस्तेमाल करेंगे जिंदगी की सभी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए। ये एल्फ्रेड बिने की थ्योरी। देन चार्ल्स पियरमैन ने कहा इसकी बात को ही वीकेंड से आगे काउंटर करके कंटिन्यू करके काट के इसकी बात को बोला कि भाई देख, एक नहीं दो फैक्टर है, टू फैक्टर्स इसके अंदर आते हैं। तो जैसे इसने कुछ ऐसा फिगर मतलब अगर ऐसी इसने फिगर बनाई होती है, ऐसी कोई फिगर है नहीं, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है ये, बट टू फैक्टर की ये फिगर सही में भी है, वी कैन से कि कुछ इस तरीके से उसने बताया हमें चार्ल्स पियरमैन ने कि भाई देख, ऐसे दो फैक्टर्स हैं, ये जो बाहर वाले हैं ये इनको हम बोलते हैं स्पेसिफिक फैक्टर्स, और ये जो अंदर वाला है एक कॉमन, ये होता है जी फैक्टर। सो जी फैक्टर और एस फैक्टर्स, जी एक फैक्टर है, एस फैक्टर्स है। सो एस फैक्टर्स बहुत सारे हैं और एक जी फैक्टर है, ये दो फैक्टर्स से मिलके इंटेलिजेंस बनी है। जी फैक्टर मतलब कुछ ऐसे कॉमन मेंटल ऑपरेशन जो हर टास्क को करने में हमारे काम आते हैं, इसीलिए ज्यादातर लोगों में जी फैक्टर कॉमन होता है। बट एस फैक्टर अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके का होता है। अरिजीत सिंह, उसके अंदर एस फैक्टर है कि वो गाना इस तरीके से गा सकता है कि भाई और कोई नहीं गा सकता। माइकल जैक्सन के अंदर वो एक एस फैक्टर आ गया कि वो सिंगिंग बहुत अच्छी कर सकता है, राइट। सो मतलब कि एस फैक्टर्स कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, जो स्पेसिफिक तरीके के मेंटल टास्क में ही काम आते हैं, इसलिए किसी किसी लोगों में ही होते हैं। और जी फैक्टर कॉमन मेंटल ऑपरेशंस में काम आने वाली चीजें हैं, फैक्टर्स हैं, एबिलिटी है, जो कि हर ज्यादातर लोगों में देन कॉमन है। सो जी फैक्टर और एस फैक्टर दो फैक्टर से मिलकर बनी इंटेलिजेंस, ये बोला चार्ल्स पियरमैन ने 1972 में। और अपनी थ्योरी को देने के लिए जो मेथड इसने इस्तेमाल किया दैट इज नोन एज फैक्टर एनालिसिस। कोई स्टैटिस्टिकल मेथड है, फैक्टर एनालिसिस। देन अगली थ्योरी आई लुइस थर्स्टोन की। इसने बहुत सिंपल सी बात बोली है, ये बहुत मतलब बढ़िया बंदा था, इसने कुछ दिमाग नहीं लगाया, सिंपल सी बात बोली, भाई देखो इंटेलिजेंस क्या है, 7 प्राइमरी एबिलिटीज को मिला दो इंटेलिजेंस बन जाएगी। 7 प्राइमरी एबिलिटीज क्या क्या थी, वो जैसे मैंने आपको कहा था इस तरीके से आप याद कर सकते हो, जैसे मैंने अपने टाइम से याद करा हुआ है, BNSPWMI या वट एवर, जैसे भी आप इसको इजीली याद कर सको। जैसे किसी ने याद किया था, किसी बच्चे ने कमेंट किया था एक बार, आई रिमेंबर, स्विम VPN, तो ऐसे भी याद कर सकते हो। सो वर्बल, न्यूमेरिकल, स्पेशियल, परसेप्चुअल, स्पीड, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी और इंडक्टिव रीजनिंग, ये 7 तरीके की एबिलिटीज हैं जो हर इंसान में होती है। अगर ये सातों एबिलिटीज हम जोड़ देंगे तो वो इंटेलिजेंस बन जाएगी। तो इंटेलिजेंस इन 7 एबिलिटीज से मिलकर बनी है। आर्थर जेनसन ने बताया हायरार्किकल मॉडल में कि इंटेलिजेंस के 2 लेवल हैं। जैसे सीढ़ी होती है, वैसे ही सीढ़ी के हिसाब से देखो तो 2 लेवल हैं इंटेलिजेंस के। एक लोअर लेवल होता है, इसको हम लेवल 1 बोलते हैं, लेवल 2 है। लेवल 1 को हम बोल सकते हैं एसोसिएटिव लर्निंग, और लेवल 2 को हम बोल सकते हैं कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। कि इंटेलिजेंस के अंदर 2 लेवल्स हैं, इंटेलिजेंस ऐसे बनी है 2 लेवल्स में। एसोसिएटिव लर्निंग का मतलब रट्टा मारना, रोट लर्निंग करना। इसके अंदर आपका जितना आउटपुट उतना जाएगा, उतना ही इनपुट बाहर निकल के आएगा। मतलब कि जितना रटा A is to B is to C उतना ही जाके लिख के आओगे। और कॉग्निटिव कैपेसिटी के अंदर इनपुट आउटपुट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगा। मतलब दिमाग में कम चीज गई, मैंने आपको जितना पढ़ाया उतना ही लिख के नहीं आओगे, उसके साथ फॉर एग्जाम्पल करके एडिशनल अपने दिमाग से कुछ और चीज भी लिख के आओगे, क्योंकि अब आपको समझ आ गई वो चीज। यहां पर हम मीनिंग पे फोकस करते हैं, रोट लर्निंग पे नहीं। सो ये 2 लेवल में इंटेलिजेंस डिवाइडेड है, ये बताया आर्थर जेनसन ने। देन जेपी गिलफर्ड ने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल दिया। इसने बताया कि भाई इंटेलिजेंस 3D कुछ चीज है, हर चीज 3D होती है, राइट। 3D मतलब 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, समथिंग लाइक दैट, है ना। मतलब 3 डायमेंशन हर चीजों की होती है। इसने बोला भाई इंटेलिजेंस की भी 3 डायमेंशन है। इंटेलिजेंस को भी मतलब हम 3 तरीकों से देख सकते हैं। इंटेलिजेंस के अंदर मतलब ये 3 चीजें आती हैं जिसकी 3 डायमेंशंस हैं। एक कंटेंट जिसे हम बोलते हैं, दूसरा ऑपरेशन और तीसरा प्रोडक्ट्स। कंटेंट मतलब द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जिन पे हम काम कर सकते हैं। हमारे दिमाग में जिस जिस तरीके की इंफॉर्मेशन घुस सकती है उसको हम कंटेंट बोलते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल, इसे रॉ मटेरियल से अगर मैं इसको अब एक और रेफरेंस के साथ, एग्जांपल के साथ बताऊं, तो ये रॉ मटेरियल हो गया कंटेंट, ऑपरेशन हो गया मतलब जो भी आपने प्रोसेसिंग करनी है उस पर, ठीक है, ये प्रोसेसिंग है, जो प्रोसेसिंग हो रही है। और फाइनल ये जो प्रोडक्ट है, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो गया कि फाइनल आउटपुट, राइट।
सो इसको हम लिख देते हैं घर, जो पूरा एक होम बना है। तो रॉ मटेरियल इनकी सीमेंट, रेत, बदरी, पानी वगैरह, ये सब आपका रॉ मटेरियल हो गया घर बनाने के लिए। तो ये सब हो गया कंटेंट। देन आप घर को बनाओगे, मतलब कि अब वो जो वर्कर्स हैं वो लगे हैं, पहले नीचे सीमेंट रखा, ईंट रखी, ईंट पे सीमेंट चढ़ाया, उसे सूखने दिया वगैरह, मतलब प्रोसेसिंग हो रही है। देन घर बन गया, फाइनल तैयार हो गया। ऐसे ही ये टॉपिक है। कंटेंट मतलब जिस तरीके की इंफॉर्मेशंस आपके दिमाग में जा सकती हैं, विजुअल, ऑडियो एटसेट्रा, और भी होती हैं, उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन जिनको आपका दिमाग प्रोसेस कर सकता है, जो प्रोसेस आप करोगे उन इंफॉर्मेशंस पर, उस इंफॉर्मेशन पर, मतलब जिस जिस तरीके की इंफॉर्मेशन जो जो दिमाग में गई है, दैट इज नोन एज ऑपरेशन। जो भी कुछ आप कर रहे हो ऑन दीज कंटेंट्स, वो ऑपरेशन हो गया। और प्रोडक्ट हो गया कि जो फाइनल आउटपुट निकल के आया, आउटपुट निकल के आया मतलब जो समझ आया। रियल एग्जांपल अगर मैं इसका दूं तो क्या होगा, अभी आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो दिमाग में इंटेलिजेंस में मतलब क्या जा रहा है, ऑडियो इंफॉर्मेशन जा रही है, विजुअल इंफॉर्मेशन जा रही है, जो आपको लाल सा यहाँ पे भी दिख रहा है, या ब्लैक, बट सब कुछ। इसको, ये हो गया कंटेंट, ऑडियो और विजुअल। अब इसको दिमाग प्रोसेस कर रहा है, यानी कि इस पे ऑपरेशंस कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, क्या बोल रहा है बंदा, समझो यार, सी क्या है, ओ क्या है, ये पी क्या लिखा है, इधर ये एरो बना हुआ है, वगैरह वगैरह। दिमाग प्रोसेस कर रहा है इन्फॉर्मेशन को, दिस इज नोन एज ऑपरेशन। ये ऑपरेशन हो रहा है। साथ में ही जो समझ आ रहा है आपको साथ साथ में कि अच्छा इसका मतलब ये है, दैट विल बी प्रोडक्ट। सिंपल। तो इंटेलिजेंस के अंदर ये 3 डायमेंशंस हैं, ऐसे इंटेलिजेंस बनी है। देन उसने स्टैट्स की बात कर दी कि कंटेंट 5 तरीके के हो सकते हैं, यानी कि 5 तरीके की इंफॉर्मेशन हमारा दिमाग प्रोसेस कर सकता है। ऑपरेशन उस पे अलग-अलग 6 तरीकों से कर सकता है। और अगर 6 तरीकों से ऑपरेशन करेगा, यानी कि हम 6 जगहों पर घर बनाएँगे, तो जब बना 6 जगहों पर रहे हैं, तो बनेंगे भी तो 6 पर, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट भी फिर 6 ही हो सकते हैं। फिर जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हो, दैट बिकम्स 180। तो उसने बोल दिया कि इंटेलिजेंस 180 सेल्स से मिलके बनी है। हर सेल का अपना एक अलग काम भी होता है। ये है जेपी गिलबर्ट की थ्योरी। नाउ द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर अब 3 थ्योरीज आती हैं। हालांकि टू बी एट सेफ साइड आई विल से 2 ही थ्योरीज आती हैं। ये जो हार्वर्ड गार्डनर भाई साहब थे, इन्होंने कुछ ऐसी बात करी है कि कंफ्यूजन में डाल दिया सबको कि इसकी थ्योरी को इसमें रखें या उसमें रखें एंड सो ऑन। तो बेसिकली हार्वर्ड गार्डनर ने सबसे पहले थ्योरी अपनी ये दी, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, कि भाई इंटेलिजेंस एक है ही नहीं। इंटेलिजेंस तो मतलब जैसे लोग डायग्राम बना रहे थे, ऐसा है इंटेलिजेंस, ये है वो है, उसने बोला भाई ये सब क्या कर रहे हो, इंटेलिजेंस तो अलग अलग चीज़ है। स्पेशल वाली इंटेलिजेंस ये है, दूसरी इंटेलिजेंस ये है, तीसरी इंटेलिजेंस ये है, चौथी इंटेलिजेंस ये है, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत तरीके की इंटेलिजेंस है, जो कि एक दूसरे से अलग अलग हैं, बट येट दे वर्क टुगेदर, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, दे आर इंडिपेंडेंट, बट फिर भी साथ में काम करती हैं। जैसे कि अगर किसी को खुद की समझ है, अपनी खुद की सेल्फ नॉलेज जिसे हम बोलते हैं सेल्फ इंटेलिजेंस, यानी कि इंट्रा पर्सनल वाली, तो उसको कहीं ना कहीं दूसरों की भी समझ हो जाएगी। तो ऐसे एक साथ तो चलती हैं, पर एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। तो अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस हो सकती है। इसको आप रियल लाइफ में अगर पुट करो, तो हार्वर्ड गार्डनर ने इस तरीके से ही बताया था कि जैसे कि कोई बच्चा मैकेनिक्स में बहुत अच्छा होता है, कोई मोटर कहीं से निकाल के कहीं जोड़ दी, घर का कोई अप्लायंस कुछ किस तरीके का कर दिया, आज़ाद हमारे बीच में है, वो कितना बढ़िया है अपने आप को एक्सप्रेस करने में, अपने थॉट्स को इंक डाउन करने में, राइट? हम लोग उतना नहीं है। कोई आप में से ऐसा है जो बहुत अच्छा है एजुकेशन में, जो बहुत अच्छे स्कोर कर सकता है, बहुत अच्छा इस फील्ड में जा सकता है, कोई किसी और चीज़ में अच्छा होगा, कोई ड्राइंग में बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे ही अलग-अलग तरीके की इंटेलिजेंस हर किसी के अंदर होती है। ये हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था। नाउ इसने बोला कि भाई देखो 8 तरीके की इंटेलिजेंस है जो हमारे अंदर हो सकती हैं। पहले 7 बताई थी इसने, बाद में 8वीं भी जोड़ दी। अब इस 8 में से कोई एक भी अगर किसी के अंदर है, तो कांग्रेचुलेशन, यू आर इंटेलिजेंट। सबसे पहली लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक मतलब कि जिसको लैंग्वेज की बहुत अच्छी समझ है। शायर लोग अपने लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी कि अपना मैथ्स वाली जो मैथमेटिशियंस हैं, जो साइंटिस्ट्स लोग हैं, जो लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, चीज़ों को एनालाइज बहुत अच्छे से करते हैं,
क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, मैथमेटिक्स उनकी स्ट्रांग है स्किल। देन स्पेशियल मतलब कि स्पेस, अब स्पेशियल का मतलब स्पेस है, स्पेस जगह। जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, तो मैंने इसके अंदर ये घुसा दिया ये लाइन सी के अंदर, तो मतलब कि शायद स्पेशल इंटेलिजेंस ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरी, हो सकता है माउस की वजह से हो, बट स्टिल। तो जो लोग ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइविंग करते हैं, पायलट हैं, या जिन्होंने कोई चीर-फाड़ सा कुछ करना है, मतलब स्किन कहीं से काट के अंदर से कोई पुर्जा-वुर्जा निकालना है, हमारे डॉक्टर, उनमें भी स्पेशल इंटेलिजेंस है ना, उनको जगह, स्पेस की नॉलेज है बहुत अच्छी। ड्राइंग जो लोग करते हैं, उनको स्पेस स्पेस की नॉलेज है, तो स्पेशियल। म्यूज़िकल मतलब कि जो म्यूज़िक की इंटेलिजेंस है जिसको सिंपल। बॉडीली काइनेस्थेटिक जिसको अपनी बॉडी की इंटेलिजेंस है, बॉडी के बारे में अवेयर है, बॉडी को इस्तेमाल करना जानता है पूरी तरीके से। जिमनास्ट वगैरह जो होते हैं ना, हम नहीं यूज़ कर सकते अपनी बॉडी को इतनी अच्छे से जितना एक जिमनास्ट कर सकता है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ऐसी इंटेलिजेंस जो कि हमें दूसरों के बारे में अवेयर करवाती है। दूसरों के क्या थॉट्स हैं, क्या ओपिनियंस हैं, क्या इमोशंस हैं, क्या दूसरा इस टाइम पर मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। ये भी कई लोगों को नहीं पता होता, नहीं समझ पाते हैं, बट ये भी समझ होनी चाहिए। दूसरों को किस तरीके से बात करनी है, कैसे उनका इंटरेस्ट बनाना है, कैसे उससे बात करनी है, कैसे वो मेरी बात को ज़्यादा ध्यान से सुनेगा, क्यों किस तरीके की बात उससे करनी है, उसके क्या इंटरेस्ट है वगैरह, वो सब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हमें देती है। इंट्रापर्सनल मतलब ये सब बातें खुद के लिए। मैं खुद को जानता हूँ क्या? मेरे खुद के क्या इंटरेस्ट हैं? क्या मैं इस टाइम पर क्या फ़ील कर रहा हूँ? मेरी क्या प्रोज़ हैं, मेरे क्या कॉन्स हैं? अपने आप के बारे में अवेयर होना, अपने आप की नॉलेज, इंटेलिजेंस, वो इंट्रापर्सनल। नेचुरलिस्टिक मतलब सेम चीज़ फॉर नेचर, क्या आप नेचर के बारे में अवेयर हैं? नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फूल, पत्तियाँ, पेड़-पौधे, किसके पास रहने से कितनी ज़्यादा लाइफ़ हमारी बढ़ सकती है? क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी है? क्या नेचर के लिए अच्छा है? वो सब चीज़ें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हमें देती है। देन ट्रायर्किक थ्योरी दी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में। इसने बोला कि भाई देखो 3 तरीके की इंटेलिजेंस हो सकती है, या फिर आप इसे एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं इंटेलिजेंस के हिस्से। तो हर इंसान के अंदर ये तीनों होते हैं, किसी में कोई ज़्यादा होता है, किसी में कोई कम। कंपोनेंशियल और एनालिटिकल इंटेलिजेंस। कंपोनेंशियल एनालिटिकल को एक और नाम दिया जाता है एकेडमिक इंटेलिजेंस, यानी कि स्कूल लेवल तक, कॉलेज लेवल तक काम आने वाली, जिसके अंदर हम कई सारी स्किल्स सीखते हैं। अब ये बाहर के हिसाब से बोल रहे हैं, इसलिए स्किल लर्निंग भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इंडिया में तो खैर कहाँ ही स्किल स्कूल में हमें सिखाई जा रही है। सो बेसिकली स्किल लर्निंग भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। सो नाउ मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, ये 3 सब पार्ट आते हैं इस तरीके के इंटेलिजेंस के अंदर। मतलब कि जिसमें हम चीज़ों को सीख पाएँ, याद कर पाएँ, ऐसी इंटेलिजेंस होती है ये। इसकी वजह से हम ये सब कर पाते हैं। सबसे पहले आता है नॉलेज एक्विजिशन, यानी कि नॉलेज को एक्वायर करना, थ्योरी सीखना किसी चीज़ की। देन आता है मेटा कंपोनेंट, यानी कि उसकी प्रैक्टिस करना। देन परफॉर्मेंस कंपोनेंट, जब आप उसे फाइनली परफॉर्म करने लगते हो बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के। देन एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, दूसरा टाइप। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस मतलब कि पास्ट एक्सपीरियंस को क्रिएटिवली यूज़ करना, नए दिक्कत को सॉल्व करने के लिए। मुझे पास्ट में पता है कि ये जो इंसान है, ये मतलब ऐसे नहीं होते आजकल के लोग कि भई बहुत ईज़िली कोई किसी का काम कर देगा। तो अगर मैं दूसरे के लिए कुछ करूँगा, तभी दूसरा मेरे लिए कुछ करेगा। ये वाला अपना पुराना एक्सपीरियंस कोई जो मेरे साथ हुआ था, जहाँ से मुझे ये सीख मिली, उसको मैंने आज सॉल्व कर दिया और दूसरे को कह दिया, भाई देख मैं तेरे लिए ये कर रहा हूँ, तू मेरे लिए ये कर दे। मतलब कि पास्ट एक्सपीरियंस को मैंने इस्तेमाल कर दिया अपनी आज की नई दिक्कत को सॉल्व करने के लिए। ये एबिलिटी हमें हमारी एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस देती है। इसीलिए हम इसे क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं, बिकॉज़ इट इज़ क्रिएटिविटी सिंपली, कि पुराने एक्सपीरियंस को नए तरीके से यूज़ किया अभी की दिक्कत सॉल्व करने के लिए। देन कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस या फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, इसके अंदर बिज़नेस सेंस, स्ट्रीट स्मार्टनेस, ये की टर्म्स हैं। मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सड़कों पे पड़े हैं, बट उनको आपसे, मुझसे ज़्यादा अच्छा आता है लोगों को कन्विंस करना। उनको पता है किस टाइम पर, अच्छा किस गाड़ी के सामने जाके कितने पैसे माँगने हैं, उनको ये बात पता है। रिक्शे वाले से वो नहीं माँगते, वो किसी आम, जो एक बंदा साइकिल पर जा रहा है, उससे वो नहीं माँगेंगे। अगर मैं आज साइकिल पे निकलूँ तो शायद मुझसे कोई ना माँगे, बट अगर मैं अपनी कार में बैठा, बाहर ऐसे हाथ निकाल के, चश्मा-वश्मा लगा के ऐसे बैठा हूँ और फिर मैं किसी रेड लाइट पे रुका हूँ, तो शायद वो बच्चा मुझसे माँगने आ जाएगा कि भैया दे दो कुछ पैसे। तो ये क्या है, उसकी कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस है, उसकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है कि अच्छा इस बंदे से मुझे कुछ फ़ायदा हो सकता है, इससे फ़ायदा नहीं हो सकता। वो ये जज कर पा रहा है, वो ये समझ पा रहा है। कैसे बात करनी है, भैया छोटी बहन है, वो इमोशनल अप्रोच लगा रहा है वहाँ पर। तो ये सब उसकी कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस है। घर में पानी चले गया सडनली, अब आपने पूरा दिन 1 बाल्टी से काम चलाना है।
कैसे चलाओगे, या कहीं और से पानी को अरेंज करना है घर के लिए, ये कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, यहाँ पर एनालिटिकल इंटेलिजेंस काम नहीं आएगी। स्कूल में चाहे 100 में से 100 आपके नंबर आते हो, यहाँ पर अगर कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस नहीं है तो लाइफ में फेल हो जाओगे। सो ये 3 तरीके की इंटेलिजेंस ट्रायर्किक थ्योरी में इसने बताई। देन लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, पास मॉडल। पास मॉडल हमें दिया जेपी दास, जैक लेग्रेदी और किर्बी ने। पास मॉडल में उन्होंने बताया कि ये जो नाम है पास, इसी के अंदर इंटेलिजेंस पूरी समाई है, यानी कि इंटेलिजेंस की वजह से हम ये सारे काम कर पाते हैं। PASS, प्लानिंग, अराउजल, अटेंशन, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग। सबसे पहला पॉइंट अराउजल और अटेंशन। अराउजल और अटेंशन मतलब कि चीज़ों के बारे में अवेयर होना। आपको अभी क्लास के दौरान साइड में मम्मी ने कुछ आवाज़ लगाई या कुछ पापा ने कुछ बोला, वटेवर किसी ने बोला, आप अवेयर हो गए। इसी के साथ आता है अटेंशन, उस पर ध्यान दिया, फोकस दिया, तो आप ने उसको अटेंड कर लिया। ये काम भी इंटेलिजेंस की वजह से ही कर पा रहे हो। देन साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग। अब आपने, उन्होंने क्या बोला उसको आपने सुना, उसको मतलब अराउज हुए, उसके लिए अवेयर हुए, उसको अटेंड भी किया, तो अब उसे साइमल्टेनियस या सक्सेसिव तरीके से दिमाग में प्रोसेस कर पाओगे, वो भी इंटेलिजेंस की वजह से ही कर पाओगे। लेट्स से उन्होंने कोई नंबर बोला, तो नंबर आपने याद करना है, तो आप सक्सेसिव प्रोसेसिंग करोगे, सीरीज वाइज चीज को याद करोगे। अच्छा, किसी ने ओटीपी बताया, ओटीपी 2347 2347 2347 ऐसे ऐसे करके याद करने की कोशिश कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। आपका दिमाग सक्सेसिवली चीजों को प्रोसेस कर रहा है। ये भी इंटेलिजेंस की वजह से हम कर पाते हैं, सीरीज वाइज किसी चीज को प्रोसेस कर रहा है। देन साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग क्या होती है कि मम्मी ने बोल दिया कि यार चाची तेरी जब लास्ट टाइम आई थी, उन्होंने तेरे को कितने पैसे दिए थे, और जब चाचा आए थे उन्होंने कितने दिए थे, और टोटल करके सारा चीज़ें बता। तो मतलब कि आप एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें एक साथ एनालाइज़ कर रहे हो। या किसी ने और कोई आपसे सवाल पूछ लिया, मतलब जहाँ पर दिमाग बहुत सारे कामों को एक साथ कर रहा है, ऐसी प्रोसेसिंग भी आप कर पाते हो अपनी इंटेलिजेंस की वजह से। तो साइमल्टेनियस और सक्सेसिव दोनों तरीके की प्रोसेसिंग इंटेलिजेंस की वजह से हम कर पाते हैं। देन लास्ट इज प्लानिंग। प्रोसेस कर लिया, मम्मी पापा ने जो भी बोला उसको प्रोसेस कर लिया, प्लान करना है एक्शन, कि भाई अब आगे क्या करना है इस इन्फॉर्मेशन का। जैसे मम्मी पापा ने बोला, अगर किसी ने बोला पानी की बोतल भर के रख दे, तो आपने सोच सुना, उसको ध्यान दिया, उसको प्रोसेस किया इन्फॉर्मेशन को, और अब आप उसको प्लान करोगे, यानी कि एक्शन कंपोनेंट आएगा कि अब आप उठोगे बेड से, पानी की बोतल भरोगे और देन उसे फ्रिज में रखोगे, समथिंग लाइक दैट। दिस इज कॉल्ड प्लानिंग, एक्शन कंपोनेंट। तो ये तीनों काम ब्रॉडली मतलब आप कर पाते हो अपनी इंटेलिजेंस की वजह से। दिस इज पास मॉडल। ऑलराइट, सो आई होप आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी और एक एक टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाओ यार, लिख दो अपना डाउट। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसका आंसर दे सकूं। और ये वीडियो वन शॉट वीडियो थी, है ना, थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की कोशिश यहाँ पर करी गई है। स्टिल मैंने कोशिश करी थी कि मतलब ढंग से ही समझ आ जाए और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी ना रहे, बहुत ज़्यादा लेंथी में ना खींचे। तो आई होप आपको समझ तो आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट बचा है तो ये जो वीडियो आपको दिख रही है ना, चैप्टर नंबर 1 को हमने डिटेल में भी ऑलरेडी इस चैनल पर समझा रखा है आपको। ये पार्ट 1 है इसका, ये पार्ट 2 है। तो ये दोनों वीडियो भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया करो वीडियोस की, उसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। तो लिंक दोनों वीडियोस के जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रही हैं, डिटेल वाली वीडियोस फॉर चैप्टर 1, इसके आपको मिल जाएंगे। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही चैप्टर नंबर 2 और आपके सारे आगे के चैप्टर हम कवर करेंगे। तो साइकोलॉजी की टेंशन छोड़ दो, साइक शॉर्ट्स को लेते रहो और अपना प्यार ऐसी चैनल के साथ बना के रखो यार। आई होप that you are doing good and just take care of yourself. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.